इंडियन स्टार्टअप्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडियन यूनिकॉर्न्स में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, डन डील पक्की। ये स्टार्टअप्स नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट कर रही है। अगर आपके मन में भी इंडियन स्टार्टअप्स को लेकर यही पॉजिटिव इमेज बनी हुई है तो आप एक कड़वे सच से अनजान है, और वो है इंडियन स्टार्टअप्स का डार्क ट्रूथ। मास लेऑफ्स, इन्वेस्टमेंट की कमी, अंडर परफॉर्मेंस और मार्केट मिसअलाइनमेंट जैसे प्रॉब्लम्स इंडियन स्टार्टअप्स में कॉमन हो चुके हैं, जिस कारण से रोज कोई ना कोई नया स्टार्टअप बंद हो रहा है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इंडियन स्टार्टअप्स की यही प्रॉब्लम्स बताऊंगा ताकि आप इससे सीख कर अपने बिजनेसेस या जॉब्स में सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करो। अगर गवर्नमेंट की माने तो पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टार्टअप में बूम देखने को मिला है। स्टार्टअप हर सेक्टर में नई इनोवेशंस ला रहे हैं, नई जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। दिसंबर 2024 तक स्टार्टअप इंडिया और DPIIT ने 1,57,000 प्लस स्टार्टअप्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का सबूत है। हर रीजन और सेक्टर में नए स्टार्टअप्स उभर रहे हैं जो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बना रहे हैं। इनोवेशन और इंक्लूसिविटी के साथ ये इकोसिस्टम नए हाइट्स तक पहुंचने के लिए रेडी है। सुनने में अच्छा लगा ना? वैसे ये सारे नंबर्स सच हैं, लेकिन तब तक जब तक आप इनमें से फेल होने वाले स्टार्टअप्स को अलग ना कर लो। और फंडिंग की रेस में वही स्टार्टअप टिक पाते हैं जो या बहुत बड़ा डिसरप्शन लाते हैं या अग्रेसिवली स्केल कर पाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। वेंचर बैक्ड फर्म भी 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स फेल करती है। सिर्फ 1% स्टार्टअप्स ही उबर, एयरबीएनबी, स्ट्राइप जैसे हाउस होल्ड नेम बन पाते हैं। पहली बार बिजनेस स्टार्ट करने वाले फाउंडर्स के लिए सक्सेस रेट सिर्फ 18% है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग और वैल्यूएशन का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सारे फाउंडर्स सिर्फ यूनिकॉर्न स्टेटस पाने के लिए बिजनेस को ओवर वैल्यू कर देते हैं, और इसी वजह से स्टार्टअप कोलैप्स हो जाता है। 2020 में जितने नए यूनिकॉर्न्स बने थे उनमें से कई आज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। टेक स्टार्टअप्स में खास करके AI, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स जैसे फील्ड में फेलियर रेट सबसे ज्यादा है। रोबोटिक्स में स्टार्टअप का अनऑफिशियल फेलियर रेट तो 99% तक बताया जाता है। कई फाउंडर्स बर्नआउट का शिकार होते हैं और कुछ मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल के कारण अपने वेंचर को बंद कर देते हैं। फाउंडर्स के लिए सिर्फ एक डिसरप्टिव आइडिया होना काफी नहीं होता है। मार्केट का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और रेजिलियंस भी बहुत जरूरी है। अभी रिसेंट की बात करें तो 2024 में इंडियन स्टार्टअप मार्केट में एक पैराडॉक्स देखने को मिला है। एक तरफ नए स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे थे तो दूसरी तरफ फंडिंग की कमी देखने को मिल रही थी। 2024 में 12 स्टार्टअप्स जैसे कू, केंको हेल्थ और टॉप लाइन बंद हो गए। नॉर्मल लोगों के लिए ये फेलियर की कहानी हो सकती है, लेकिन असल में एक सीख भी है कि किसी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए सस्टेनेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और प्लानिंग की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। कू बंद होने का सबसे बड़ा कारण था कि वो नए इन्वेस्टर्स नहीं ला पाए और एक्विजिशन टॉक्स में फेल हो गए। केंको हेल्थ को गवर्नमेंट अप्रूवल्स मिलने में दिक्कत आई, जिस वजह से पैसे खत्म हो गए और बिजनेस बंद हो गया। टॉप लाइन के पास बड़े क्लाइंट्स तो थे, लेकिन उसका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुली स्केल नहीं कर पाया। एग्रीटेक स्टार्टअप ग्रीनिक अपने लॉसेस और मार्केट डिमांड को समझने में फेल हो गए। गोल्ड पे का बिजनेस मॉडल काफी वीक था, इसलिए वो टिक नहीं पाए। स्टोआ की ग्रोथ तो अच्छी थी, लेकिन ऑनलाइन से ऑफलाइन ट्रांजिशन में दिक्कत आई। माय तीर्थ इंडिया बड़े इन्वेस्टर्स के डेथ के बाद फंडिंग इशू का शिकार हो गए। 90 और इन्वेस्टमेंट, यूजर रिटेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल ना होने की वजह से बंद हो गए। ब्लू लर्न और insurtech.ai को भी ग्रोथ सस्टेन करने में मुश्किल हो गई। मूविन को RBI के नए रूल्स की वजह से अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ी। आई थिंक अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इंडिया में स्टार्टअप फेल होने के पीछे के कई रीजंस होते हैं। 35% स्टार्टअप्स ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस में पैसा और टाइम लगाते हैं जो मार्केट के लिए या तो ऑलरेडी अवेलेबल होती है या जिसकी डिमांड ही नहीं होती। दूसरे बड़े कारण है कि फंडिंग खत्म हो जाना, या तो पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से या फिर फंडिंग ना मिलने की वजह से। 20% स्टार्टअप्स कंपटीशन के सामने टिक ही नहीं पाते, जिसमें या तो एक नया स्टार्टअप बेटर स्ट्रेटजी के साथ आता है या कोई एस्टैब्लिश्ड कंपनी मार्केट कैप्चर कर लेती है। स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान ना होने की वजह से भी बहुत फेलियर्स होते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इंडिया में क्या स्टार्टअप्स का यही हाल रहेगा? देखो, अगर हम चाहते हैं कि नए स्टार्टअप सक्सेसफुली ऑपरेट करें और ग्रो करें तो हमें उनके लिए एक बेहतर
इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। सबसे बड़ा चैलेंज फंडिंग का होता है। अक्सर नए स्टार्टअप्स इनिशियली इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से स्ट्रगल करते हैं। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स लॉन्च की हैं जो हेल्पफुल होती हैं, लेकिन वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत जरूरत है। बैंक्स और एनबीएफएससी को स्टार्टअप फ्रेंडली लोन्स देने चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का ऑप्शन हो, ताकि नए बिजनेसेस फाइनेंशियल बर्डन की वजह से बंद ना हो। दूसरा बड़ा चैलेंज है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडिया में एक स्टार्टअप शुरू करना और उसको लीगली कंप्लायंट रखना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, टैक्सेशन और लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करना होगा ताकि नए एंटरप्रेन्योर्स इजीली बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकें। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए जिसमें पेपर वर्क और ब्यूरो एक्यूरेसी का लोड कम हो। अगर कंप्लायंस इजी होगा तो नए फाउंडर्स अपनी एनर्जी पेपर वर्क में वेस्ट करने के बजाय इनोवेशन पर फोकस कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बड़ा फैक्टर है जो स्टार्टअप्स की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। मेट्रो सिटीज में फैसिलिटीज तो अवेलेबल हैं, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज का क्या? वहां पर भी स्टार्टअप हब्स, कोवर्किंग स्पेसेस और इंक्यूबेटर्स होने चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट और बेटर कनेक्टिविटी हर एंटरप्रेन्योर के लिए अवेलेबल होनी चाहिए ताकि डिजिटल स्टार्टअप को इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अगर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में भी स्टार्टअप्स का डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों होगी। एक और जरूरी एक्सपेक्ट मेंटरशिप और स्किल डेवलपमेंट का भी है। कई नए स्टार्टअप फाउंडर्स के पास सिर्फ एक आइडिया होता है, लेकिन उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है इसकी नॉलेज नहीं होती। अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नए स्टार्टअप को गाइड करें तो फेलियर रेट काफी कम हो सकता है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंक्यूबेशन सेंटर्स होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को स्टार्टअप कल्चर और बिजनेस मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखा सकें। इंडियन स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का भी मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप्स और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस फैसिलिटेट करने चाहिए ताकि इंडियन स्टार्टअप सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक लिमिटेड ना रहे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है ताकि इंडियन स्टार्टअप ग्लोबल कंपटीशन में टिक सके। एट द एंड, अगर इंडिया को एक ग्लोबल स्टार्टअप हब बनाना है तो फंडिंग, रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप और मार्केट एक्सेस सभी एरियाज में रिफॉर्म की जरूरत है। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स और इन्वेस्टर्स को मिलकर काम करना होगा ताकि नए स्टार्टअप्स के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके और इंडिया का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो ऑन डार्क साइड ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट कीप वॉचिंग सीखो।